दोस्तों म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, चाहे फिर आप एसआईपी से कर रहे हो या लमसम के थ्रू कर रहे हो, तो ये 5 गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये 5 गलतियां अगर आप कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म में अपनी जो वेल्थ क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटी है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और ये जो 5 गलतियां हैं ये मैंने अपने 5 सालों के एक्सपीरियंस के साथ सीखी है, और शायद तब मैं अगर ये गलतियां नहीं करता तो आज मेरे रिटर्न्स और अच्छे भी हो सकते थे। और जो नंबर 1 मिस्टेक है जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको 10 में से 7 पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी। तो मैं उसके लिए एग्जांपल ले लेता हूं, और एग्जाम्पल के लिए कोई भी स्कीम ले लीजिए आप। जैसे मैंने ये ग्रो का इंटरफेस ओपन करके रखा है। मायने नहीं रखता है कि आप किस ऐप के द्वारा इन्वेस्ट करते हो, जिस भी ऐप के द्वारा आप इन्वेस्ट करते हो, ये सारी जो चीजें हैं वो सब में सेम ही रहती है। अभी एक चीज ग्रो ने जो नई इंट्रोड्यूस की है वो है ग्रो का प्राइम प्लान। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो भी बना रखा है, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हो। ग्रो ने क्या किया है कि पहले ग्रो में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हुआ करते थे। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का मतलब है कि अगर ग्रो में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगर मैं आपको उसका एक्सपेंस रेशियो दिखाऊं, तो ये एक्सपेंस रेशियो आपको 0.59% देखने के लिए मिल रहा है बंधन स्मॉल कैप का, और उसके आगे लिखा भी हुआ है फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बट अगर आप प्राइम प्लान में साइन अप करते हो ग्रो के, तो उसमें आपको रेगुलर फंड्स देखने के लिए मिलते हैं। रेगुलर फंड्स में क्या होता है कि ग्रो को एक हिस्सा आपको कमीशन देना पड़ता है, जिसके बदले में ग्रो आपको ये सजेस्ट करेगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाने हैं। तो अगर आप वो प्राइम प्लान यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जिसमें आपको यही सेम स्कीम का एक्सपेंस रेशो ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आएगा। मतलब 1.2 1.3 के आसपास ये स्कीम का एक्सपेंस रेशो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो ऊपर का 0.60 या 0.70 का जो एक्सपेंस रेशो रहेगा वो ग्रो को एज अ कमीशन दिया जाएगा। तो अगर आपको एक्टिवेट करवाना है तो आप करवा सकते हो, बट आपको मैंने बता दिया है कि उसका आपको एक अलग तरीके से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और अगर आप चाहो एक्टिवेट नहीं भी करवा सकते हो तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फंड्स में ही इन्वेस्ट करोगे। अब सबसे पहली चीज यही आ जाती है, एक्सपेंस रेशो। अब ये चीज ऐसी है कि इसको काफी लोग आधी तरीके से समझते हैं, पूरी तरीके से नहीं समझते, जिन लोगों को पता भी होगा। तो एक्सपेंस रेशो एक टाइप की फीस होती है जो आपसे सालाना ली जाती है। कितनी ली जाती है? 0.59% इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। अभी अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग होती है, और ये जो भी आपको इधर परसेंटेज टर्म्स में दिखाई दे रहा है ये आपसे सालाना लिया जाएगा। पर क्या आपको इसमें अलग से पैसे देने पड़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसी में से आपका ये जो एक्सपेंस रेशो है ये निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? आपके एनएवी के प्राइस से। अब एनएवी क्या होती है? एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। ये एक यूनिट के इस पर्टिकुलर स्कीम की प्राइस है 55.76। तो ये जो एनएवी का प्राइस है ये हर रोज जो है वो अपडेट होता है। तो आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो इसी से निकाला जाएगा। कितना और कैसे निकाला जाएगा? 0.59% डिवाइड बाय 365 इज इक्वल्स टू, जो स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा है, उतना परसेंट डेली आपके एनएवी के प्राइस से निकाला जाता है। और वो इतना छोटा होता है कि आपको एनएवी के प्राइस में उससे बहुत खास डिफरेंसेस भी नहीं नजर आएंगे। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप साल के एंड में एक्सपेंस रेशो दे रहे हो। नहीं, एक्सपेंस रेशो पूरे साल का आपको इतना लगता है, बट वो कटता डे के हिसाब से ही है। तो चाहे आप 6 महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप एक दिन इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसका एक्सपेंस रेशो जरूर देने वाले हो। और ध्यान रखना, अगर आपके स्कीम का एक्सपेंस रेशो काफी ज्यादा है और वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में आपकी वो वेल्थ पूरी तरीके से खा सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जिस भी स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक्सपेंस रेशियो उसका जरूर चेक करना, कंपेयर करना उसको अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। जैसे कि बंधन स्मॉल कैप है तो बाकी के स्मॉल कैप वाले फंड्स का आप चेक करो, अगर उनका भी इसी रेंज में है तो ठीक है। अगर आपको रेंज से ज्यादा दिखता है इसका मतलब आप वो स्कीम को अवॉइड कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारे अगले मिस्टेक की ओर, जो कि सिमिलरली है एग्जिट लोड। अब एग्जिट लोड काफी लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे काम करता है। एग्जिट लोड का मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं सबसे पहले। तो एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि एक प्री डिफाइंड पीरियड के पहले अगर आप पैसा निकाल लेते हो तो उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी। जैसे इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या है कि एक साल के पहले अगर आप पैसा निकालोगे तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मतलब मान लेते हैं कि मैंने आज अपने पैसे इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए मैंने आज इन्वेस्ट किया, आज है 21 जुलाई, आज मैंने इन्वेस्ट किया और मैंने 10 दिसंबर 2026 में अपने पैसे निकाल लिए। अब मैंने क्या किया, एक साल के पहले ही अपने पैसे निकाल लिए, तो मेरा रिटर्न कितना भी हो, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, 1000 की एक्स्ट्रा पेनल्टी मुझे देनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर स्कीम को, क्योंकि मैंने एक साल से पहले अपना पैसा निकाला है। अगर आप एसआईपी भी करते हो तो एसआईपी का भी लॉजिक समझ लीजिए। जैसे आपकी जुलाई की जो एसआईपी रहेगी वो जुलाई 2027 में उसको एक साल होगा, जो अगस्त 2026 की एसआईपी होगी उसको अगस्त 2027 में एक साल होगा।
तो ये जो रूल होता है एसआईपी में वो भी साल के हिसाब से होता है। तो आपको ये समझना है कि जो यूनिट्स आप रिडीम कर रहे हो, वैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी में वही रूल होता है कि जो सबसे पुराने यूनिट्स होते हैं वो सबसे पहले बेचे जाते हैं। तो जितने यूनिट्स को 1 साल हो गया होगा उस पर आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा, बट जिन पर नहीं हुआ है उन पर आपको एग्जिट लोड ज़रूर देना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन भी आपको ज़रूर समझनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों 2 बेसिक मिस्टेक्स जो काफ़ी लोगों को पता भी होता है कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड क्या है, बट कैसे अप्लाई होता है ये पता नहीं होता। अगर इस वीडियो पर 100 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कैसे करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बट इस वीडियो पर 100 कमेंट्स और 1000 मिनिमम लाइक्स आने चाहिए, तो हम ज़रूर उस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो ये 2 मिस्टेक हमारी हो गई। अब बढ़ते हैं थर्ड मिस्टेक की ओर। थर्ड मिस्टेक में काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये जो NAV की प्राइस है ये इधर आपको 55.76 दिख रही है। अगर मैं इसी के जैसा और एक स्मॉल कैप फंड अगर देखूं, जैसे मैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जाता हूं और मैं जितनी भी स्कीम्स आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये सारी की सारी एग्जाम्पल पर्पस के लिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस करना और फिर ही कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करना। अभी जैसे निप्पॉन इंडिया की स्मॉल कैप स्कीम है, इसकी NAV आपको देखने के लिए मिलेगी 203 रुपये के आसपास है। अगर मैं HDFC स्मॉल कैप पे जाऊँ तो आपको 160 देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं मोतीलाल में जाऊँ तो आपको 16.96 देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इन सब में से सस्ता म्यूचुअल फंड का स्कीम कौन सा है स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर आप सिर्फ NAV का प्राइस डिसाइड करके स्कीम सेलेक्ट कर रहे हो कि नहीं इसमें मुझे ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे और इसमें मुझे कम यूनिट्स मिलेंगे, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। आपको समझना है परसेंटेज टर्म्स में। अगर आप 3 साल का पिछले रिटर्न देखोगे तो आपको मोस्टली बंधन स्मॉल कैप का सबसे ज़्यादा मिलेगा, फिर इन्वेस्को का है, फिर बैंक ऑफ इंडिया का है, फिर क्वांट का है, और HDFC का कम है, और मोतीलाल ओसवाल का तो फिलहाल अभी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। मैं इसको 1 साल पे सेट कर देता हूँ, तो 1 साल का भी आप इधर देख सकते हो। तो मोतीलाल ओसवाल ने 16 जो है % रिटर्न दिया है, बाकी सब ने। बट अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का देखोगे, इसका NAV भी कितना है, इसका भी 62 है, बट इसने भी 16% ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का रिटर्न कितना है, 52 के आसपास NAV है, इसने भी 10.53 दिया है। और बंधन स्मॉल कैप का भी 60 के आसपास है, इसने 6% रिटर्न दिया है। और HDFC ने तो नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो स्कीम कितना रिटर्न देगी ये डिपेंड करता है उसके फंड मैनेजर पे, उसके स्ट्रेटेजी के ऊपर, और उनके पास कौन से स्टॉक्स है उसके ऊपर। NAV के प्राइस से कुछ भी डिसाइड नहीं होता है कि आगे जाके ये फंड कितना आपको रिटर्न देने वाला है। चाहे किसी भी स्कीम का अगर 2-2.5 हज़ार का भी NAV होगा और उसके सामने आपके पास एक फंड है जिसका 20 रुपये का भी NAV है, और जो 2.5 हज़ार NAV वाला फंड है वो बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, बेटर ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, तो आप नो डाउट उस 2.5 हज़ार वाले स्कीम के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि ये NAV की प्राइस कितनी रहेगी उस पर डिपेंड नहीं करता है कि कितना रिटर्न मिलेगा। आपको हमेशा परसेंटेज टर्म्स में देखना है कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। 2.5 हज़ार का भी होगा और वो 10% रिटर्न देगा, और आपका जो 20 रुपये NAV वाला होगा वो भी 10% रिटर्न देगा। ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो सिर्फ NAV जिसकी सस्ती है उसको चूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगली मिस्टेक है हमारी कि जो जितना ज़्यादा रिटर्न्स देगा पास्ट में उसको आप चूज़ कर ले हो। जैसे कि अगर मैं 5 साल में आपको बताऊँ तो इसके सबसे ज़्यादा रिटर्न है 20.71, और 3 साल में भी देखोगे तो उसके सबसे ज़्यादा है। बट अगर मैं 1 साल में देखूँ तो इसका सबसे कम है। तो अगर आप पिछले 5 और 3 साल का रिटर्न देख के बंधन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते तो आपको इस साल सबसे कम रिटर्न मिलता, क्योंकि बाकी के स्मॉल कैप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी सिर्फ और सिर्फ पास्ट का रिटर्न देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देख के आप डिसीजन लेने में हेल्प ले सकते हो, बट पूरी तरीके से आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है कि पास्ट का रिकॉर्ड अच्छा है इसका मतलब आगे का भी रहेगा। पास्ट का रिकॉर्ड अच्छा है मतलब स्कीम अभी तक अच्छा करते हुए आ रही है। आगे क्या होगा वो हमें, अभी फंड मैनेजर्स क्या डिसीजन ले रहे हैं, फंड की स्ट्रेटेजी कैसी है, फंड एग्जीक्यूट कैसे कर पा रहा है, बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है रैदर देन जो पास्ट रिटर्न है। नो डाउट आपको ज़रूर चेक करना है कि पास्ट में कैसे इसने परफॉर्म किया है, बट सिर्फ अच्छा परफॉर्म किया है उस बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना है। और हमारी जो 5th और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है कि जब भी कोई इन्वेस्टर एक से ज़्यादा स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में डालता है तो वो अक्सर उसमें ओवरलैप चेक करना भूल जाता है। ओवरलैप मतलब क्या? ओवरलैप मतलब अगर मैं 2 अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कितने प्रतिशत स्टॉक्स दोनों ही स्कीम्स में सेम है। अब अगर मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने 2 स्कीम्स को कंसिडर किया है। एक है कैनरा रोबेको की लार्ज कैप फंड और एक है कैनरा रोबेको ही
फ्लेक्सी कैप फंड, अब दोनों अलग अलग कैटेगरीज के फंड हैं, एक लार्ज कैप कैटेगरी में आता है, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आता है। बट अगर आप दोनों के पोर्टफोलियो ओवरलैप देखोगे तो वो 74% है। मतलब अगर आपके पास ये दोनों स्कीम है तो दोनों स्कीम्स ऑलमोस्ट सेम ही जगह पर पैसा लगा रही है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का तो बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। तो अगर आप दो अलग अलग स्कीम्स चूज कर रहे हो, चाहे फिर वो सेम कैटेगरी की हो या अलग अलग कैटेगरी की, एक बार जरूर चेक कर लेना है कि वो पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है या नहीं। अब ये पूछोगे कि आप ये कैसे चेक करना है, तो आपको बस गूगल पर जाना है, टाइप करना है म्यूचुअल फंड ओवरलैप कैलकुलेटर। ऐसा टाइप करिए, आपको ढेरों साइट्स मिल जाएगी, उस पर जाइए, अपनी जो भी दो स्कीम्स को कंपेयर करना चाहते हैं दोनों का नाम डालिए, आपको कैलकुलेट पर क्लिक करना है, वो आपको बता देगा कि दोनों स्कीम्स में कितना पोर्टफोलियो जो है वो ओवरलैप हो रहा है। अगर 30% या उससे नीचे है तो मेरे लिए अच्छा है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बट 30 से अगर ज़्यादा है, 35 तक भी चल जाएगा मोस्टली, 40-50% अगर दोनों स्कीम्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है, मतलब मोर और लेस आप सेम ही जगह पर पैसा डाल रहे हो, वो भी दो अलग अलग स्कीम्स में, तो ऐसे टाइम पर आपको डाइवर्सिफिकेशन का इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसी गलती है जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि ओवरलैपिंग ये कंसेप्ट क्या है। और अभी भी आपके पोर्टफोलियो में जाके आप चेक करिए कि ओवरलैपिंग में कितना प्रतिशत पोर्टफोलियो आपका ओवरलैप हो रहा है। अगर लेस देन 30% है तो बहुत ही बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है आपको। बट अगर उससे ज़्यादा है तो आपको रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत है आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड या जो भी आपको क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।